एक बहुत ही खुश आइंद जो खबर है हमारे पास आई है, आलमी इदारे भी पाकिस्तानी हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसीज़ के मोतरफ हो गए हैं और इसका बाकायदा तौर पर एतराफ़ किया जा रहा है। और बाकी ममालिक को अब इशाल कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतना कुछ कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं कर रहे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान के माहौल दोस्त काविशों का एतराफ़ करते हुए एक वीडियो जारी कर दी है जिसमें पाकिस्तान की काविशों को सराहा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पाकिस्तान 3 तरह से अपने मुस्तकबिल को सरसब्ज कर रहा है। सरसब्ज पाकिस्तान मुहिम भी वज़ीर आज़म की जानिब से चलाई गई, जिन काविशों का आज एतराफ़ किया जा रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान 2030 तक उस रिपोर्ट के मुताबिक 60% बिजली काबिल तजदीद वसाइल से हासिल करेगा और दरख्त लगाने का अमल शुरू करके जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ भी पाकिस्तान में यकीनी बनाया जा रहा है। ये अब गवर्नमेंट बात नहीं कर रही है, जब आलमी इदारे ऐसी बात कर रहे होते हैं तो ये मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। और आलमी इदारे का ये भी कहना है कि पाकिस्तान ग्रीन स्पेस में सरमायाकारी भी कर रहा है और अब तक ग्रीन स्पेस में $180 मिलियन की सरमायाकारी हासिल की जा चुकी है। बिल्कुल, और हमजा ये किसी की तारीफ करना इंतहाई मुश्किल काम है। और अगर आलमी इदारे बैठ के, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बैठ के पाकिस्तान की काविशों को सराह रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान वाकई कुछ कर रहा है, अमली तौर पर कुछ कर रहा है। और हमारे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ग्रीनरी जो है वो पहले बहुत कम हो गई थी, जंगलात काटे जा रहे थे, दरख्त काटे जा रहे थे, लेकिन वज़ीर आज़म की जानिब से ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि फिर से पाकिस्तान को सरसब्ज किया जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से वैसे ही माहौलियाती जो तब्दीलियां हैं उसकी वजह से ना हमारा माहौल बहुत ही गर्द आलूद हो चुका है। स्मोक नहीं देखते हैं, ऐसे हालात है। अब कंक्रीट के जंगल अदालत की जानिब से जब कह दिया जाए कि लगाए जा रहे हैं और जो हमें ग्रीनरी की ज़रूरत है, हमें जंगलात की ज़रूरत है, उनको कम किया जा रहा था। लेकिन ये भी कहा गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जानिब से कि पाकिस्तान ने 15 नए नेशनल पार्क बनाए हैं और $500 मिलियन के ग्रीन यूरो बॉन्ड भी लॉन्च किए हैं, जिनका भी वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया गया था। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर खुशी का इजहार किया, मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ की जो माहौलियाती पॉलिसीज़ हैं उनको दुनिया मान रही है और कोरोना में हमारे ग्रीन रिकवरी प्रोग्राम और क्लाइमेट एक्शन प्लान को आलमी सतह पर पजीराई मिली है, जो कि खुशाइंद बात है। इसी हवाले से बात कर लेंगे मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली मीन असलम साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो आपको मुबारक हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पाकिस्तान की माहौलियाती तब्दीलियों के लिए की जाने वाली काविशों की तारीफ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। हुकूमत कैसा फील कर रही है, आपको कैसा लग रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आज जो पाकिस्तान की तारीफ की है, उन्होंने पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया है कि जो हमने कोविड के एक मायूस कुन ज़माने के अंदर जब तमाम ममालिक जो हैं वो इस चैलेंज का मुकाबला कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने एक नया रास्ता दिखाया है कि इसमें से कैसे हम एक ग्रीन पाथवे के ऊपर रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर एक विजन है जो कि क्लाइमेट चेंज का तदारक करने में भी मदद साबित होगा और उसके साथ साथ नेचर को प्रोटेक्ट करेगा और फिर इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। तो ये तीनों अवामिल उसमें शामिल हैं और इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान ने ये तहैया किया है कि हम कोयले और फॉसिल फ्यूल की एनर्जी के बजाय रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि विंड, सोलर और हाइड्रो पावर खसूसी उसकी तरफ शिफ्ट करेंगे और 60% का हमने एक टारगेट सेट किया है 2030 तक। दूसरा इसका ये है कि हमने अपना 10 बिलियन ट्री सुनामी का जो एक विजन दिया हुआ है, ये भी एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन है जो कि दुनिया इसको देख रही है कि इसमें ना सिर्फ हम अपने माहौल को साफ कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की मदद कर रहे हैं, बल्कि अपने लोकल लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। तकरीबन 85,000 जॉब इसमें क्रिएट हुई हैं कोविड के ज़माने में। और तीसरा हमारा जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कोविड के ज़माने में लॉन्च किया, जिसके ज़रिए हम नेशनल पार्क सारे पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं। और हमारे पास 30 नेशनल पार्क थे इससे पहले और पिछले 8 महीने में हमने उसको 30 से बढ़ा के 45 तक ले गए हैं। और उसके लिए एक फंडिंग की स्ट्रीम है जो कि वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान ने हासिल की है, वो भी इस दौर के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जा रही है। तो ओवरऑल पाकिस्तान ने एक दुनिया के लिए एक मशले राह इस वक्त बनी हुई याद के शोबे में और उसी चीज़ की जो है रिकग्निशन की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। सही। मलिक साहब, क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वीडियो आपके मुहैया किए गए डाटा पर मबनी है या ये गैर जानिबदार इदारों की जानिब से तैयार की गई है?
देखिए, इसमें उन्होंने एक ब्लॉग लिखने के लिए मुझे कहा था, और वो ब्लॉग इसलिए लिखने के लिए कहा था कि अच्छा। जो डाटा उनके पास आ रहा था वो सारा पॉजिटिव था पाकिस्तान के बारे में। तो उन्होंने इसको फोकस करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ब्लॉग लिखने के लिए कहा, और ये भी बड़ा एजाज है कि उन्होंने उस ब्लॉग को अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो वेबसाइट है उसके ऊपर नुमाया तौर पे उसको वहाँ पर शाया किया, और फिर उन्होंने इसके बाद एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाई है। इससे पहले भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पाकिस्तान में जो बिलियन ट्री सुनामी का हमारा प्रोसेस चल रहा है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस का चल रहा है, क्लाइमेट एक्शन के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने अनाउंसमेंट्स किए हैं, उन सबको कवर भी कर चुका है, और उसको अपने प्रोसेस के जरिए उसको चेक करके वेरीफाई करके उसके बाद उन्होंने इसको शाया किया। असलम साहब, बहुत बड़ा मसला है माहौलियाती तब्दीलियों का, ग्लोबल वार्मिंग का, जिसका वज़ीर आज़म हर बार जिक्र करते हैं। जब वो तकरीर करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग के असरात से बचने के लिए हुकूमत किन बड़े बड़े मंसूबों पर काम कर रही है? आने वाले दिनों में हम कौन से मंसूबे जो हैं मज़ीद देख सकेंगे? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए पाकिस्तान जो है वो दुनिया के मुतासिर तरीन ममालिक में शामिल है। हम टॉप 10 कंट्रीज में शामिल होते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज से मुतासिर हैं। अभी मैं बलूचिस्तान का दौरा करके आ रहा हूँ। बलूचिस्तान का प्रोविंस जहाँ पर कहत साली का इस वक्त सामना है, वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से वहाँ पर एक बड़ा चैलेंज का सामना है। लेकिन इन सब के लिए पाकिस्तान ने एक 2 पॉइंट स्ट्रेटजी बनाई है। एक ये कि एनर्जी सेक्टर के अंदर हम अपने शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, जिसमें जॉब्स भी क्रिएट होंगी और पाकिस्तान को एक माहौल दोस्त एनर्जी पाथवे की तरफ लेके जाएंगे। और दूसरा हमारा जो है वो ये है कि हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर बिलीव करते हैं, यानी कि हमने अगर अपने नेचर के साथ बैलेंस को ख़राब किया है तो उसको तदारक भी हम नेचर के अंदर इन्वेस्ट करके ही हासिल कर सकते हैं। और उस नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में हमारा 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट शामिल है, जिस शजरकारी के जरिए, जिसका जो कि दुनिया में एक माना हुआ जरिया है, जिसके जरिए हम क्लाइमेट चेंज को ना सिर्फ कम करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दरख्त अब्जॉर्ब करते हैं, बल्कि लोकल क्लाइमेट को भी चेंज करते हैं। और उसके साथ साथ हम प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव, यानी कि अपने प्रोटेक्टेड एरियाज में, नेशनल पार्क्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके जरिए अगेन क्लाइमेट चेंज को भी तदारक में मदद होती है और ग्रीन जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। तो ये बड़ा क्लियर स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की, और दुनिया इसको देख रही है और दुनिया इसको मान रही है कि ये पाकिस्तान ने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि अपने पैसों से करके दिखाया है। और पाकिस्तान ने इसमें पहले बिलियन ट्री सुनामी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, केपी के प्रोविंस के अंदर उसको करके दिखाया, और इंशाल्लाह आप जो 10 बिलियन ट्री सुनामी है, और उसका पहला हमारा टारगेट है कि हमने 3 अरब इंशाल्लाह अगले 2023 तक पूरे करने हैं, उसको भी इंशाल्लाह पाकिस्तान करके दिखाएगा। और इसकी जो चेकिंग है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा, इसलिए हमने इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के लिए एक सिस्टम बनाया है, जिसमें एक लेवल पे WWF, IUCN और FAO तीनों इंटरनेशनल अदारे हैं, वो इसकी इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसकी परफॉर्मेंस की, और उसके साथ साथ हम सैटेलाइट के जरिए भी इसकी मॉनिटरिंग करवा रहे हैं, जो कि सफारको कर रहा है। तो ये एक जीरो एरर वाला इंशाल्लाह हम सिमत में जा रहे हैं, जिसमें हमारी टोटल ट्रांसपेरेंसी है, टोटल क्रेडिबिलिटी है और क्लियर डायरेक्शन है, इसलिए दुनिया इसका एतराफ़ कर रही है। सही। मलिक साहब, आपने कहा कि दुनिया इसका एतराफ़ कर रही है, तो क्या पाकिस्तान की माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कामयाबियों से फ़ायदा उठाने के लिए दीगर ममालिक या फॉरम्स ने पाकिस्तान से कोई राबता किया है? बिल्कुल किया है जी। यहाँ पर बहुत सारे ममालिक हमसे रब्ता कर चुके हैं, और इसमें बड़े बड़े ममालिक शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है उससे मोटिवेशन भी हासिल की है और हमारे से गाइडेंस भी लेते रहते हैं। बल्कि हम ये प्रोजेक्ट सारा जो है ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है, हम खुद इससे सीखते रहते हैं कि किस तरीके से इसको बेहतर किया जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो बिलियन ट्री का हमारा प्रोजेक्ट था, जिस तरह मैं अभी बलूचिस्तान गया हुआ था, हमने उसकी टोटल स्ट्रक्चर को रीफोकस किया है ताकि हम उन जगहों पे इन्वेस्ट करें अपना पैसा जहां पर मैक्सिमम नेचुरल रिटर्न्स आ सकते हैं। मसलन वहां पर मैंग्रोव्स के अंदर बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती थी, उसको हमने बढ़ाया। वहां पर जो नेचुरल रीजनरेशन है ज़ोब के इलाके में, जहां पर बड़ा एक कीमती हमारे पास चलगोजे का फॉरेस्ट है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खुद सीखते रहते हैं, और फिर ये इस पूरे प्रोसेस के साथ खुसूसन जो इसका ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट है कि इसको हम रिजल्ट्स दिखा सकते हैं, मॉनिटर करवा सकते हैं, उसको बहुत सारे ममालिक स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि बिलियन ट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करते हुए
इंग्लैंड के अंदर भी बिलियन ट्री का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड के अंदर बिलियन ट्री के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, और फिर अमेरिका के अंदर एक ट्रिलियन ट्री का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि बिलियन ट्रीज को आप लगाएं, उसको खुसूसन ममालिक ने बहुत ज़्यादा सराहा है, क्योंकि इसका एक एलिमेंट भी है कि आप एक बड़ा टारगेट देते हैं और फिर उसको अचीव करके दिखाते हैं। असलम साहब, ये बिलियन ट्री के हवाले से ही, मंसूबे के हवाले से हमें बता दें कि कहाँ तक पहुँच चुका है, कब तक मुकम्मल हो जाएगा ये मंसूबा, कितना मजीद इंतज़ार करना होगा? देखिए, इंशाल्लाह हमारा जो 10 अरब का मंसूबा है वो एक प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन है, उनकी एक ड्रीम, और इंशाल्लाह हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्द अज जल्द उसकी तरफ हम तकमील की तरफ लेके जाएं। इसमें हम इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि पहला अरब जो है वो हम इंशाल्लाह इस साल जून तक हासिल करेंगे, जो कि तमाम हमारे प्रोविंसेस को मिला के होगा, जिसमें केपी भी है, सिंध भी है, पंजाब भी है, बलूचिस्तान भी शामिल है, उसके अंदर AJK और GB भी शामिल हैं। और उसके बाद हमारा टारगेट है कि 2023 तक जो PC1 बना हुआ है उसमें 3.2 बिलियन यानी कि 3 बिलियन और 20 करोड़ का हमने टारगेट अचीव करना है। और इंशाल्लाह इसी प्रोसेस में हम आगे चलते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि अगली हुकूमत भी इंशाल्लाह PTI की होगी, इमरान खान साहब की होगी, और हम इंशाल्लाह को अपने 10 बिलियन के टारगेट को भी अचीव करेंगे। बिल्कुल जी, यकीनन। मलिक साहब, लाहौर में मिल्वॉकी जंगल के तजर्बे किए गए थे, जो कि कामयाब भी रहा है ये तजुर्बा। अब कहाँ पर ये मंसूबे लगाए जा रहे हैं? ये देखें, मियावाकी का जंगल जो है ये हमारे ओरिजिनल मंसूबे में शामिल नहीं था, लेकिन जब हमने ग्राउंड पे काम शुरू किया तो ये एक बड़ा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था जो कि जापान में हो चुका है, और इसको फिर हमने अर्बन फॉरेस्ट्री के अंदर, अपने शहरों की फॉरेस्ट्री के अंदर शामिल किया, क्योंकि इसका फ़ायदा यह है कि ये छोटी जगह पे हो जाता है, 5-6 कनाल के ऊपर, और ये 10 गुना तेज़ी से फॉरेस्ट ग्रो करता है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा ऑक्सीजन फराहम करता है, पोल्यूशन की कमी में मदद देता है। तो इसलिए हमने इसको बढ़ाया है, और फिर पंजाब के अंदर इस वक्त लाहौर में 50 मियावाकी साइट्स जो हैं वो मार्च के एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसको फॉलो करते हुए KP ने भी अनाउंस किया, और वहाँ पर 100 मियावाकी फॉरेस्ट के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। तो ये इंशाल्लाह, और इस्लामाबाद के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद लॉन्च किया था, जिसमें इस्लामाबाद में 20 मियावाकी फॉरेस्ट के ऊपर काम हो रहा है, और जो KP का प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह वो भी हमें उम्मीद है कि जून से पहले वहाँ पर जो 100 साइट्स हैं वहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। तो ये इंशाल्लाह ये जब सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होता है तो उसको जब हम ग्राउंड पे उसको करके उसको रिजल्ट दिखाते हैं तो उसके बाद उसकी रेप्लिकेशन जो है वो आसान होती है। ठीक है, मलिक अमीन असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। यकीनन पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की जानिब से दुनिया भर को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरह कोई काम करें, और इशाल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत है, और ये सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर नहीं होना चाहिए। मुझे, आपको, जो लोग हमें देख रहे हैं, हर शख्स को लगाना चाहिए, इंडिविजुअली भी हमें ये काम करना चाहिए। और हमजा, मैं तो इस पे करती हूँ, मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है, मैं पौधे लगाती भी हूँ, और ये तरावट देते हैं, आपकी आंखों को एक सुकून, एक ठंडक सी महसूस होती है इस ग्रीनरी को देख के। आपकी सुबह जो है ना वैसी खुशगवार हो जाती है जब आप हरे भरे और बड़े खूबसूरत फूलों को, पौधों को देखते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है इशाल, और मेरा ख्याल है बच्चों को स्कूल के अंदर ये जो शजरकारी मुहिम होती है ना, इसके हवाले से भी बताना चाहिए, और स्कूल्स में ये शजरकारी मुहिम होनी चाहिए। बच्चों को कहा जाए कि आप एक पौधा जो है लेके जाएं और अपने घर में या आसपास कहीं पर भी लगाया जाए, और ये बड़ी अच्छी बात है। ये एजाज तो पाकिस्तान कभी आपने पौधा लगाया? कभी किसी ऐसी मुहिम? मुझे आपकी तरह का तो गार्डनिंग का शौक नहीं है, लेकिन पौधा मैंने लाजमी। मैं तो सब्जियां भी लगाने का शौक रखती हूँ, मुझे बैंगन लगाने अच्छे लगते हैं, मुझे मिर्चें लगानी अच्छी लगती हैं, टमाटर उगाती हूँ मैं। मिर्चें सिर्फ सब्जी के तौर पर? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें, ठीक है, मुझे इस तरह के काम पसंद है। अच्छा इशाल, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने एक और एजाज भी हासिल किया है, और जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। कोरोना वबा से लड़ने वाले हीरोज़ की फहरिस्त में पाकिस्तानी खातून डॉक्टर को शामिल किया गया है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है, और बाकी लोगों को मोटिवेट करने के लिए ऐसे हीरोज़ जो हैं बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जी हाँ, कोरोना वबा को 1 साल मुकम्मल होने पर ऑनलाइन अमरीकी चैनल नेशनल पब्लिक ने ये रेडियो ने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कोरोना वबा के दौरान मुख्तलिफ ममालिक में बेहतरीन खदमात पेश करने वाले 9 हीरोज़ की फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें हमारी भी एक डॉक्टर जो हैं, सीमी जमाली जिनका नाम है,
उनको भी शामिल किया। हम सब जानते हैं डॉक्टर सिमी जमाली को, अगर कराची के अंदर कोई खुदा न खास्ता हादसाती सूरत हाल पेश आ जाए तो हम डॉक्टर सिमी जमाली को वहाँ पर देखते हैं, और कोई भी ऐसी सूरत हाल हो कराची में जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हो, डॉक्टर सिमी जमाली का नाम जो है वो सबसे पहले जो है आ रहा होता है। इसमें श्रीनगर के एम्बुलेंस ड्राइवर जमील अहमद के अलावा ये हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी डॉक्टर सिमी जमाली साहिबा की, कि उनको भी शामिल किया गया और डॉक्टर सिमी जमाली की खिदमात को आलमी सतह पर सराहते हुए कहा गया है कि ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वैसे इशाल जिन्ना अस्पताल में, खुद कैंसर के मरज में मुब्तला है। मुझे इस बात का इल्म नहीं था, डॉक्टर साहिबा को हम बारहा देखते रहे हैं, लेकिन इस बात का इल्म नहीं था कि वो इतने जो है मूजी मरज से, जानलेवा मर्ज है, उसका शिकार है। खैर, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा, बहुत खुश आइंद है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को ये एजाज़ मिला है और आपका नाम सामने आना आपको बहुत मुबारक हो। आपने ये काम किया कोरोना के दौरान, आप इस वबा से लड़ने में सबसे आगे रही हैं, कैसा फील कर रही हैं ये हमें बताएं, और हमें क्या करना चाहिए, बाकी लोगों को क्या करना चाहिए, हमें गाइड कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह की मेहरबानी है, और मैं तो समझती हूँ कि मेरा फर्ज था। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि आउट ऑफ द ब्लू हो, मैंने तो वही काम किया जो मुझे करना चाहिए था। और ये काम जो है, ये हमारा शोबा ही ऐसा है कि इसमें हर वक्त लोगों की खिदमत करने की ज़रूरत होती है। और ये ख़ास तौर पे जब आलमी वबा आई है पाकिस्तान में भी, तो उसने हमें ऐसा गियर अप कर दिया कि हम सब कुछ ही भूल गए, तन मन की बाजी लगा दी। सब लोगों ने काम किया कि अकेला कोई काम नहीं कर सकता था। दिस वॉज अ टीम वर्क, और जिन्ना अस्पताल को, हमारे मुल्क को बड़ा एजाज़ हासिल है कि हमारा भी नाम शामिल किया गया है इसके अंदर। लेकिन हमने कोई नाम पैदा करने के लिए काम नहीं किया था। नाम तो अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई कि इस तरह आ गया, आउट ऑफ द ब्लू ये सब कुछ हुआ है। लेकिन बहुत सारी तकालीफ थी जिन मरहलों से हम गुजरे हैं, और पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। लेकिन अल्लाह मियाँ ने किसी न किसी सूरत पाकिस्तान को इस वबा से काफ़ी हद तक निजात दी है। और अब थर्ड वेव क्योंकि आने वाली है और आ रही है, बल्कि ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि थोड़ा नंबर राइज हो रहे हैं इन सम एरियाज ऑफ पाकिस्तान। तो अब हमें बहुत ही एहतियात करने की जरूरत है। मैं हर वक्त एक बात कहा करती थी, और मुझे अच्छी तरह याद है कि डे वन से मैं लोगों को ये कहती थी कि आप लोग इस मूजी मर्ज का सिर्फ एक ही चीज हम कर सकते हैं फिलहाल, और वो था एहतियात। और अब एक और चीज अल्लाह मियाँ की मेहरबानी से हमारे मुल्क में भी आ गई है, थैंक्स टू द गवर्नमेंट, के फ्री वैक्सीनेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है हेल्थ केयर वर्कर्स को भी। और सही 8 साल से बड़ी उम्र के, तो अगर सब लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाने लग जाएं तो किसी हद तक एक इम्यूनिटी सबको हो जाएगी, और हमें एक हर्ड इम्यूनिटी की इस वक्त ज़रूरत है। और अगर ये हो गई और हम अपना जो ये गोल है इसको अचीव कर गए, तो फिर शायद किसी न किसी सूरत मैं समझती हूँ कि ये कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहिबा, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि कराची के अंदर कोई हेल्थ से रिलेटेड मामला हो तो डॉक्टर सिमी जमाली के ऊपर नज़रें होती हैं कि डॉक्टर साहिबा इस हवाले से क्या कह रही हैं, कोई हादसाती सूरत हाल हो तब भी आपके ऊपर नज़रें होती हैं, और कभी हमें ये मालूम नहीं रहा कि आप कैंसर जैसे मूजी मरज में मुब्तला रही हैं। इस रिपोर्ट में हमने ये भी तकलीफ दे लगता है, लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हौसले के साथ ना सिर्फ अपने उस मर्ज से लड़ती रही, बल्कि कोरोना जो केसेस थे, कोरोना के जो मरीज थे, उनके लिए अपनी खिदमत भी सर अंजाम देती रही। डॉक्टर साहिबा, हमें आप ये बताएं कि जो लोग किसी और मरज में मुब्तला थे उनको तो कहा जा रहा था कि आप इस मामले से बिल्कुल दूर हो जाएं, अपने आप को आइसोलेट कर लें, तो ये आपने सब कैसे मैनेज किया? फिर आप भी शायद कोरोना में मुब्तला हुई थी। जी, मुझे कोरोना अल्लाह के करम से हुआ ही नहीं था। असल में मुझे कैंसर का मर्ज उसी वक्त डायग्नोज हुआ था जिस वक्त हम इनिशियली काम कर रहे थे। तो मगर मैंने इस पर कोई आई थिंक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं सिर्फ जो सर्जरी का टाइम था उसमें मैंने ऑब्वियसली 10 दिन की छुट्टी ली थी, और उसके बाद फिर मैं ड्यूटी पर आ गई थी। कीमोथेरेपी सारी मेरी इसी मर्ज के दौरान गुजरी है, और मैंने बड़ी हिम्मत, वैसे अल्लाह ने दी है हिम्मत, मैं तो खुद इंसान क्या कर सकता है, लेकिन ये डायग्नोसिस उस वक्त हुआ था। मुझे समझ नहीं आता, अल्लाह मैंने गुजार दिया ये वक्त। मुश्किल तो था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कि
मगर हिम्मत अल्लाह मियाँ ने बहुत दी थी इस वक्त ये काम करने की, और हिम्मत लोग भी बढ़ाते हैं। इसमें बहुत रोल हमारे कॉलीग्स का था, हमारे इंस्टीट्यूशन का था कि उन्होंने लाइक हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़े ही रखा, क्योंकि लोग ऑब्वियसली बीमार भी होते रहे, बहुत सारे लोग बीमार हुए, कोविड के मर्ज में मुब्तला हुए थे, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, बहुत सारे लोग मुब्तला हुए थे। लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ उस वक्त छोड़ देते तो फिर जो है बड़ा प्रॉब्लम हमारे अस्पताल में क्रिएट हो जाता। तो हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और सब लोगों ने मिलजुल के इस मर्ज को भी निपटाया, और अल्लाह का बड़ा करम रहा हमारे ऊपर। एंड हमने काफ़ी हद तक अपने हॉस्पिटल में बड़ी अच्छी तरह मैनेज किया कोविड के जितने केसेस हैं, और आज के दिन पे हमारे पास सिर्फ 2 पेशेंट्स हैं। अच्छा। तो विच इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी नाइस के पेशेंट्स ग्रेजुअली कम हो रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें एहतियात छोड़ देना चाहिए। एहतियात तो हमें हर वक्त ही करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर हमने एहतियाती तदाबीर छोड़ दी और वैक्सीनेशन के उस पर अमल नहीं किया तो फिर ये बढ़ जाएंगे नंबर्स। तो और थर्ड पीक क्योंकि आने वाली है, थर्ड वेव आ गई है, तो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब हमें ये भी बताएं कि जिस वक्त कोरोना वायरस पिछले साल की बात है आया था, लोग यकीन करने को तैयार नहीं थे कि ऐसा कोई वायरस होता भी है। आपने जो शुरू में मुश्किलात आई थी लोगों को बताने में कि कोरोना वायरस है, लोग क्या गलतियां कर रहे थे जो लोगों को अब नहीं करनी चाहिए हैं। हम देख रहे हैं तीसरी लहर का जो खदशा था वो सिंध में तो मौजूद है, पंजाब में तो तीसरी लहर आ चुकी हुई है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या हम पिछले साल की तरह SOPs पर अमल दरामद करना शुरू कर दें, और केसेस ज़्यादा सख्त हो रहे हैं, हम UK वेरिएंट की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल 100% हमें SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए। हाथ अच्छी तरह धोएं, मास्क लगाएं, एक दूसरे से गैर ज़रूरी तौर पर मुलाकातें ना करें। एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास कि लोग बहुत जल्दी से सेरेमनीज़ करने लग जाते हैं, कॉन्ग्रीगेशंस करते हैं। ये काम ना करें। इस वक्त ये अच्छा होगा कि कॉन्ग्रीगेशंस ना करें, चाहे किसी किस्म की भी कॉन्ग्रीगेशन हो। आई सपोज़ ये नहीं करनी चाहिए अभी, क्योंकि अभी ये मर्ज टला नहीं है, हमारी जान अभी इससे नहीं छूटी। और अगर हमने वो SOPs, जिस तरह बाज़ारों में लोग जा रहे थे लास्ट ईयर, हमने देखा लोगों में एक बहुत सी अभाम था इस मर्ज के बारे में भी। लोग समझते थे कि शायद ये कोई वायरस है ही नहीं, और ऐसे ही डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक्स बता रहे हैं लोगों को, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। देयर इज़ एक्चुअली अ पेंडेमिक, और हम लोगों को अब उससे नबर्द आज़मा होने के लिए बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लें और SOPs पर अमल दरामद करें। और वो लोग जो अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं वो प्लीज़ वैक्सीनेट अपने आप को कराएं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए हुकूमत की तरफ से फराहम की जा रही है। तो मेरा ख्याल से आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम रियलाइज़ करें अपनी कौमी जिम्मेदारी को। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सिमी जमाली साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। ग्लोबल हीरोज़ में आपका नाम शामिल था, पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो बाइस फ़ख्र है। और वो किस तरीके से देखिए अभी वो कह रही है कि अभी ये वबा ख़त्म नहीं हुई और हम उसी तरह पुरअज़्म है काम करने के लिए। इसमें एक और भी चीज़ है जो कि कोरोना वायरस जब आपको हो गया है तो आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, और आप अगर मेंटली स्ट्रांग है तो आप बड़ी जल्दी उससे निकल आएंगे। लेकिन अगर आपने हिम्मत हार दी है, आपका तवक्कल जिसको भरोसा कहते हैं अल्लाह पर से उठ गया है कि मैं शायद मर जाऊंगा, तो फिर आपको यकीनन कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन एक हौसला और एक हिम्मत ना छोड़ें। अच्छा, मैं ये एक बात व्यूअर्स को बता दूं कि मेरे दोस्तों में इशाल वो पहली थी कि जिनको कोरोना वायरस हुआ था, और 3-4 दिन बाद मुझे पता लगा था कि मुझे भी जो है कोरोना वायरस हो गया। तो उसको मिलके आपने कितने अच्छे तरीके से, कोरोना वायरस अगर आपको हो भी गया है तो आपने जिस तरह इशाल कह रही हैं, बहुत ही अल्लाह पे तवक्कल रखना है और हिम्मत करनी है, अच्छा खाना पीना है और मेंटली जो है बिल्कुल फ्री रहना है और ख़ुद को आइसोलेट कर लेना है। तो परेशान नहीं होना। हम एक ब्रेक लेंगे इशाल, और ब्रेक के बाद आपको फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।